अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक ठाक। मुझे उम्मीद है कि आप खुश व खुर्म होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट है, जो कि इम्तिहानी नुक्ता नज़र से खासा अहमियत का हामिल है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास एक इक्वेशन है मैट्रिक्स में। इसमें ए मैट्रिक्स फाइंड करना है, जबकि ये कंडीशन, ये स्टेटमेंट दे रखी है। दरअसल ये स्टेटमेंट एक इक्वेशन है, चूँकि यहाँ पर इक्वालिटी का साइन है। यहाँ पर मैट्रिक्स ए फाइंड कर। आमतौर पर इससे पहले कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि जिसमें इस किस्म का क्वेश्चन होता था 5 2 3 1 a इज इक्वल टू 3 माइनस 7 7 2। अगर ये क्वेश्चन इसकी बजाय इस शेप में होता तो कोई मुश्किल ही नहीं थी। फिर हमने क्या करना था, हम इस मैट्रिक्स को बी लेट करते, कोई भी आप नाम दे देते, इसको बी लेट कर लेते, बी सी डी कुछ भी, तो ये बन जाता बी ए और आगे आ जाता 3 माइनस 7 7 2। ये मैंने अपनी तरफ से कोई एक एग्जांपल ली है ताकि मैं अपनी बात आपको समझा सकूं। और हमने फाइंड करना था ए। सो बड़े आराम से इस बी को यहाँ से उठाते और राइट साइड पे ले जाते और ये वहाँ पे जाके इन्वर्स हो जाता। चूँकि बी जो है वो ए से प्री मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर इन्वर्स भी ये प्री होना था, प्री इन्वर्स होना था, पोस्ट इन्वर्स नहीं कर सकते हैं। ये शायद मैं इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें ये बात वाज़ेह कर चुका हूँ। और फिर b का इन्वर्स लेते, और b का इन्वर्स कैसे निकालते हैं वो आपको पता ही है। हम b का डिटर्मिनेंट लेते, फिर एडजॉइंट ऑफ b करते, फिर b का इन्वर्स लेते 1/b डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ b। इस तरीके से b इन्वर्स यहाँ पे पुट करते और फिर ये मैट्रिक्स को उससे मल्टीप्लाई करते, जिससे हमें ये a मिल जाना था। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं, क्योंकि इसकी शेप में और इसकी शेप में बहुत फ़र्क है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जब ए को हमने इधर शिफ्ट किया था, इन्वर्स बन गया था ये वाला, तो इसका इन्वर्स लेना बहुत इजी है, क्योंकि यहाँ पर बी हमारे पास 5 2 3 1 है। तो ये चूँकि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी लिया जा सकता है, एडजॉइंट भी लिया जा सकता है। जब डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट हमें मिल जाते हैं तो फिर उसका इन्वर्स निकालना कोई मुश्किल नहीं रहता। सो यहाँ पर एक कबाहत है, एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। इसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब 3/3 रोज़ हैं, 1 2 और कॉलम्स 2 हैं। सो दिस इज़ अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और किसी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते, उसका एडजॉइंट फाइंड नहीं कर सकते, उसका इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते। गोया इस पैटर्न से इसको हल करना नामुमकिन है। क्योंकि जब हम इसको बी लेट करेंगे, ये बी इस साइड पर आके इसी तरह इन्वर्स बनेगा, तो इन्वर्स नहीं लिया जा सकेगा, चूँकि ये बी मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। ना तो इसका आप डिटर्मिनेंट ले सकते हैं, ना आप इसका इन्वर्स ले सकते हैं। लिहाजा ये वाला मेथड, ये वाला प्रोसीजर यहाँ पे अप्लाई करना हमाकत है, गलत फहमी है और क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, बल्कि पॉसिबल ही नहीं है। आप डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, आप एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे? क्योंकि एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, आपने इस डायगोनल एलिमेंट्स को रिप्लेस करना होता है, इनके साइन चेंज करने होते हैं। तो ये तभी मुमकिन होता है जब उनके डायगोनल पॉसिबल हों,
और डायगोनल पॉसिबल किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के होते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डायगोनल नहीं होता। क्यों नहीं होता? आप देखिए इसका डायगोनल बनाइए ज़रा, यूँ डायगोनल बनाएं, 5 और 1 तो टच करता है, ये ज़ीरो जो एलिमेंट्स हैं, ज़ीरो को ये ना समझिएगा कि ये कौन सा एलिमेंट्स है सर, इनको इग्नोर कर दें, नहीं, ज़ीरो एक एलिमेंट है जिससे एक रॉ में इजाफा हुआ है, ठीक है। तो जब एक मैट्रिक्स की रॉ में इजाफा हो जाए तो इसका मतलब वो मैट्रिक्स बदल चुका है, वहाँ ज़ीरो को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर ये तो पता चल गया सर, आपने बता दिया कि इसको बी लेट करके यहाँ पे शिफ्ट करके इन्वर्स नहीं निकाला जा सकता, चूँकि ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। हाँ, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता तो मैं कोई देर ना करता और मैं इसका इन्वर्स फाइंड आउट करके ए की वैल्यू निकाल सकता था, लेकिन अब ऐसा नामुमकिन है। तो किसी नामुमकिन को मुमकिन बनाना कौन सा नामुमकिन काम है? बहुत आसान है, कोई ना कोई हल तो इसका ज़रूर निकालते हैं। तो इसको मैं रेज़ करता हूँ, ये मैंने एक अपनी तरफ से एग्ज़ाम्पल दी थी, इसको हम रेज़ करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब क्या करें? कुछ टीचर्स हज़रात एक काम और भी करते हैं, जो जुगाड़ लगाते हैं, इस ज़ीरो को और इस ज़ीरो रो को कैंसिल करके इसको स्क्वायर मैट्रिक्स में बदल लेते हैं, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स में बदल लेते हैं और क्वेश्चन को आगे चला लेते हैं। बिल्कुल नो डाउट आंसर भी ठीक आ जाता है, लेकिन ये प्रोसीजर गलत है। आप एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स में कैसे बदल सकते हैं? एक रॉ को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? ये प्रॉपर्टी नहीं इस्तेमाल की जा सकती। तो डियर स्टूडेंट्स, तो क्या किया जाए? सोच में क्या आता है आपके? मैं यहाँ पर इस ए को फाइंड करने के लिए मेरे जो माइंड में एक बात आ रही है वो ये है कि मैं इस ए को लेट कर लेता हूँ अपनी तरफ से एक अननोन मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स के बारे में हमें बिल्कुल नहीं पता। हम एक उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे इस तरह का और उसके एलिमेंट्स में ए बी सी डी रख देंगे और उन ए बी सी डी को फाइंड आउट करके यहाँ पे प्लेस कर देंगे, जिससे हमारा मैट्रिक्स ए जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। यहाँ ए दरअसल याद रखें, यहाँ पर ए दरअसल एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स का नाम है, तो इसलिए ए कोई कोई अददी कीमत नहीं है, कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, ये एक मैट्रिक्स का नाम है। तो मैंने इस मैट्रिक्स का नाम रखा है ई और इसके अंदर एलिमेंट्स चूँकि मुझे पता नहीं है तो मैं लेट कर लेता हूँ। आप एलिमेंट्स कोई भी नाम दे सकते हैं, x1 y1 x2 y2 कुछ भी, ए बी सी डी रख लें, ए बी सी डी। अब हम ए बी सी और डी की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे, देन हम कह सकेंगे कि हमने ये ए फाइंड कर लिया। यहाँ पर भी कई सवालात उठते कि सर आपको कैसे मालूम कि यहाँ पर ए जो मैट्रिक्स हमने फाइंड करना है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है? आपने कैसे पुर यकीन अंदाज से आपने ए जो लेट किया है अपनी तरफ से, आपने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया, हो सकता है ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो। आपको कैसे पता चला कि हमने 2x2 का मैट्रिक्स लेना है? मतलब आपने अपनी मर्ज़ी से जो लेट किया है, तो क्या यहाँ 3x3 मैट्रिक्स नहीं ले सकते? लेकिन ये बात तय है कि जहाँ ए लिखा हुआ है वहाँ पर आने वाला मैट्रिक्स स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर नहीं हो सकता। ये बात कंफर्म है। कैसे? अब आपके माइंड में ये होगा कि सर कैसे? देखिए, मैं यहाँ पर थोड़ा सा एनालिसिस करवाऊँगा आपको। 0 0 3 1 ए, उसके बाद 3 -7 0 0 7 2। अभी मेरा क्वेश्चन शुरू नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता इस क्वेश्चन के जो सियाक़ो सबाक़ हैं, जो उसका पस मंज़र है, वो मैं समझाना चाहता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कई सवालात उभरते हैं कि सर आपने यहाँ पर जो ए मैट्रिक्स लिया है वो 2x2 का ही क्यों लिया है? आप 3x2 का क्यों नहीं ले लेते? मसलन आपने ये क्यों नहीं लिया? ए बी सी डी ई
एफ मतलब 3/2 का क्यों नहीं लिया? इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। सर आपने ए मैट्रिक्स, और सवाल भी है, आपने ए मैट्रिक्स 2/3 का क्यों नहीं लिया? मतलब ए बी सी डी ई एफ, इसमें 2/3 मतलब 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स। सर आपने मैट्रिक्स यहां पे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई 3/3 क्यों नहीं लिया? 4 मुमकिन मैट्रिसेस इस ए की जगह पे जो हमारे माइंड में सवाल आते हैं उनके मुताबिक बनते हैं 2/2 का, 3/2 का, 2/3 का और 3/3 का। जाहिर है बीच में जो एलिमेंट्स हैं वो रोज़ और कॉलम्स की तादाद के साथ कस्टमाइज्ड हो जाते हैं, उसी हिसाब से बढ़ जाते हैं, क्योंकि ए बी सी डी के बाद फिर हम ई एफ और जी एच आई का इजाफा करने पर मैट्रिक्स को कंप्लीट कर लेते हैं। तो इन चारों पॉसिबल मैट्रिसेस में से सिर्फ इस ए मैट्रिक्स में ए बी सी डी जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और वो 2/2 का है, उसी का इंतखाब क्यों किया जा रहा है? हालांकि स्क्वायर मैट्रिक्स तो ये 3/3 भी है, चले ये मान लेते हैं, तो बाकियों का इंतखाब क्यों नहीं किया जाता? आइए इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे, आपकी तवज्जो ज़रूरी है। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए, सपोज मैं अभी इसका इनकार कर देता हूं, मैं चलें ये ले लेता हूं मैट्रिक्स, इस ए की जगह पे 5 -1 0 0 3 1, मैं इस ए की जगह पे ये वाला लेट कर लेता हूं जी। क्या है ये एलिमेंट? ए बी सी डी ई एफ इज इक्वल टू 3 - 7 0 0 7 2। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर देखें, इसका ऑर्डर कितना है? इसकी 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो ऑर्डर बना 3/2। इसकी रोज कितनी है? 3 रोज 2 कॉलम्स, और आखिर पे जो रिजल्टेंट है, जो इनकी मल्टीप्लिकेशन के बाद जो रिजल्ट आता है, उसका ऑर्डर कितना है? 3/2। तो यहां पर देखिए, क्या मेरा सवाल है आपसे कि क्या ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो सकता है? चूंकि आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ये रिजल्ट आना चाहिए। तो देखते हैं कि क्या इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो डियर स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन तभी कंफर्मेबल होती है जब पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज मैच कर जाए, मतलब कि इक्वल हो जाए, फिर इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है, जो कि हमने जो असूल पढ़ा है, आपने भी और मैंने भी, कि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज अगर आपस में इक्वल है तो दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो देखें, ये 2 और ये 3 बराबर नहीं है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। लिहाजा जो मैट्रिक्स मैंने लिया है, सपोज किया है, वो ये फेवरेबल नहीं है, उसका ऑर्डर ठीक नहीं है, वो इसके लिए मौजू नहीं है, क्योंकि मैं इसको तो बदल नहीं सकता। हाँ, इसको मैं बदल सकता हूं, ये मेरा मफरूजा है, मेरा लेट किया हुआ मैट्रिक्स है, मैं इसकी साख को बदल सकता हूं, मगर स्टेटमेंट के मैट्रिक्स की साख को नहीं बदल सकता। समझ आ रही है आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं? लिहाजा इसका मतलब ये वाला जो ए है, इसका इनकार हो गया, ये मैं नहीं ले सकता। इसके अलावा ये रह गया ए, मैं ए यहां पर इसको फिट करके देखता हूं कि क्या ये मुमकिन हो सकता है। चलिए, सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए, ए बी सी डी ई एफ। अब यहां पर देखिए, इसकी रोज कितनी है? 2 बाय कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3। तो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसकी नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए, और जो कि हैं। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन तो इनकी पॉसिबल हो चुकी, लेकिन मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होने के बाद हमने ये भी देखना है कि उनकी मल्टीप्लिकेशन के बाद
जो मैट्रिक्स हमें मिलेगा क्या वो इस ऑर्डर का बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बात जहन में रखिएगा कि जब दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और पहले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के बराबर होते हैं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होने के बाद जो आंसर मिलेगा उसका ऑर्डर फिर क्या होगा, यहाँ पे क्या बच रहा है 3, इधर क्या बच रहा है 3, मतलब 3 यहाँ से बचने वाला इधर 3 लिखेंगे, इधर से 3 बचने वाला इधर लिखेंगे। ये जो नया ऑर्डर है ये उस मैट्रिक्स का ऑर्डर है जब ये दो मल्टीप्लाई होने के बाद जो आंसर आएगा, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा, ये उसका ऑर्डर होगा, जो कि मैं पेशगी बता रहा हूँ, एडवांस बता रहा हूँ। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि जो आंसर में रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ रहा है उसका ऑर्डर तो 3/2 होना चाहिए, क्योंकि वो तो इक्वल है। तो वो इक्वल तो तभी होगा ना जब उसका ऑर्डर 3/3 होगा। यहाँ पे ये तो खुला तजाद है। इसका मतलब ये मैट्रिक्स इसको इससे मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है, लेकिन आने वाला आंसर इस मैट्रिक्स के बराबर कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इनके आने वाले आंसर का जो ऑर्डर होगा वो 3/3 है, जबकि हमारा जो स्टेटमेंट में आंसर दिया हुआ है उसका ऑर्डर 3/2 है। लिहाजा इस मैट्रिक्स में गड़बड़ है, ये मैट्रिक्स नहीं लिया जा सकता, लिहाजा इसका भी इनकार हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट। मुझे उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं इसको करता हूं रेस करके जो मेरे पास मैट्रिक्स 3/3 है, ये जो आप देख रहे हैं, मैं इसको यहां पे रिप्लेस करता हूं जी। A B C, उसके बाद आता है D E F G H I, इसका ऑर्डर है 3/3, इसका ऑर्डर है 3/2। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर मैं देखता हूं सबसे पहला स्टेप तो यही है कि आपने इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसकी नंबर ऑफ रोज को मैच करना है। तो ये आपस में मैच नहीं हो रहे, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल ही नहीं इसके साथ। सो इसका भी इनकार हो गया, ये मैट्रिक्स भी हम लेट नहीं कर सकते, ये भी नहीं लेट। तो डियर स्टूडेंट्स, अब जो मेरे पास ए बच रहा है हम उसको यहां पे रखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो मेरे पास ए बच रहा है, जो सबसे पहले मैंने लिया था, मैंने बिलाखिर उसी को वहाँ पे रखा है और मैं चेक करता हूँ कि क्या ये दोनों कंडीशंस पूरी करता है। पहली कंडीशन क्या, कि क्या इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। दूसरी कंडीशन क्या है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होने के बाद जो आंसर आएगा क्या उसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर मैच करते हैं। अगर तो ये दो कंडीशंस पूरी कर जाता है तो फिर वेल एंड गुड, और बाकी मैट्रिसेस फिनिश कर देंगे। तो चलते हैं जी, इसका ऑर्डर कितना है 2/2 जी। पहली कंडीशन, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे की नंबर ऑफ रोज मैच कर गए, पहली कंडीशन फुलफिल हो चुकी है। दूसरी कंडीशन, जैसा कि ये जो मैच कर जाए तो ये कैंसिल होके बाकी यहां पर क्या बचता है 3, ये आ गया, और इधर क्या बचता है 2। तो ये जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा 3/2, यहां पर भी 3/2 के साथ मैच कर गया ये वाला ऑर्डर। इसका मतलब आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर 3/2 होगा, जो कि हमारे मैट्रिक्स जो गिवन मैट्रिक्स है उसके ऑर्डर के बराबर है। इसका मतलब तो मैं कह सकता हूं कि मेरे पास सिर्फ इसी मैट्रिक्स के लिए यहां पर गुंजाइश है, बाकी कोई मैट्रिक्स इस ए की जगह पे नहीं आ सकता। ना ये आ सकता है, ना ये आ सकता है, ना ये आ सकता है। इस ए की जगह सिर्फ ये वाला मैट्रिक्स हम लेट करेंगे, यही यहाँ पे पुट करेंगे, चूंकि यही सूटेबल है। आई थिंक सो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बहुत पसंद आया होगा, और इंशाल्लाह आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ, इसको रेस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर उठने वाले सभी सवालों के जवाब आपको मिल चुके हैं कि सर यहाँ पर ए जो आपने लेट किया है ये मैट्रिक्स 2/2 का ही क्यों लेट किया है, 3/2 का क्यों नहीं ले लिया, 2/3 का क्यों नहीं ले लिया, 3/3 का
क्यों नहीं ले लिया? इन तमाम क्यों के जवाबात आपको मिल चुके हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप्स की जानिब। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वाला जो स्टेप है एक नई शक्ल इख्तियार करता है। कैसे? आप लिखें 5 -1 0 0 3 1, उसके बाद ए आता है, ए की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर लें जो कि हमने लेट किया है, इज इक्वल टू, आप फिर ये लिखें 3 - 7 0 0 7 2। तो चलते हैं नेक्स्ट। अब तो सिंप्लीफिकेशन है, जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट आप ले चुके हैं। अब आपने देखना है कि इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन का वही बेसिक रूल जो आपने 9th में भी पढ़ा है। तो क्या रूल होता है? आपने इसकी रो लेनी है जिस तरीके से मैं समझाता होता हूँ। आपने पहले मैट्रिक्स की रो को डिज़ाइन कर लेना है, दूसरे के कॉलम्स को यूं स्केच बना लेना है। सो पहली रो आपने उठानी है, यहाँ से पहली रो उठा के इसको रोटेट करके इसके ऊपर पेस्ट करना है। तो 5 के कॉरस्पॉन्ड ए आएगा, -1 के कॉरस्पॉन्ड सी आएगा। जब ये कॉलम बन चुका तो फिर 5 का कॉरस्पॉन्ड ए होगा, -1 का कॉरस्पॉन्ड सी होगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5, -1 को सी से मल्टीप्लाई करेंगे -c। सो यही फर्स्ट रॉ जब कॉलम सेकंड के ऊपर आएगी तो फिर 5 का कॉरस्पॉन्ड यहाँ b होगा, -1 का कॉरस्पॉन्ड यहाँ d होगा। तो 5 को b से मल्टीप्लाई कर दें, -1 को d से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन गया 5b - d। तो डियर स्टूडेंट्स, सेकंड रॉ में आ जाएं। यहाँ चूंकि दोनों जीरो हैं, ये इसको भी जीरो कर देंगे, इसको भी जीरो कर देंगे। सो ये आ जाएगा 0 + 0 0 + 0। अब थर्ड रॉ लेते हैं। ये देखिए थर्ड रॉ अब पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा? 3a 1c। क्या आएगा? 3a + 1c। सो प्लस लगाएंगे, ठीक है। यहां पर माइनस इसलिए आए हैं चूंकि यहां माइनस का 1 था, वो c से मल्टीप्लाई हुआ तो -c हुआ, तो वो प्लस माइनस माइनस हो गया। इसी तरह यही थर्ड रॉ सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 3 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3b, और 1 को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये b आ जाएगा और बीच में प्लस का साइन। सो इनकी मल्टीप्लिकेशन हो चुकी। अब इज इक्वल टू नेक्स्ट चलते हैं। 3 - 7 0 0 7 2। तो डियर स्टूडेंट्स, वही कॉन्सेप्ट यहां पर देखें। इसका ऑर्डर कितना था? इसका ऑर्डर था 3/2। इसका ऑर्डर कितना था? 2/2। सो ये मैच कर गई। अब जो यहाँ 3 बचता है और जो यहाँ 2 बचता है, 3/2 वो इसका ऑर्डर बनता है। देखिए इसमें रोज कितनी है? 1 2 3। 3 बाय कॉलम्स कितने हैं? 1 2। सो देखा आपने कि जब दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होते हैं तो जो उनके बचते हैं, पहले के नंबर ऑफ रोज बचती है, दूसरे की नंबर ऑफ कॉलम, वो जो ऑर्डर बनेगा वो उसके रिजल्टेंट मैट्रिक्स का बनेगा। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या बनेगा? 3/2। तो नेक्स्ट हमारे पास इक्वल के इस तरफ जो मैट्रिक्स है वो मैंने वैसे का वैसे लिख दिया। उसका ऑर्डर भी देखें तो कितना आता है? 3/2। अब दोनों के ऑर्डर सेम है तो इसका मतलब ये इक्वल हो सकते हैं क्योंकि इनके ऑर्डर सेम है। अब मजीद देखते हैं, 0 में 0 ऐड करें ये 0 के बराबर, 0 में 0 ऐड करें ये 0 के बराबर। इसका मतलब कॉरस्पॉन्ड एलिमेंट्स, क्योंकि यहाँ पर दोनों मैट्रिसेस हमें गिवन है कि ये इक्वल है, तो इसका मतलब इनके कॉरस्पॉन्ड एलिमेंट्स को इक्वल लेना पॉसिबल है, बल्कि इक्वल लेना होगा क्योंकि ये कंडीशन है कि दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। एंड वी नो दैट from the definition of two equal matrices, if two matrices are equal then their orders are equal and their corresponding elements are also equal. So इस definition के तहत क्यों ना हम इनके corresponding elements को equal ले लें। तो यहाँ पर क्या आता है? 5a - c। इसका correspond इधर क्या है? 3। correspond का मतलब जो उसके सामने है, मैंने उसको उसके बराबर ले लिया। ओके ये स्टूडेंट्स, यहां पर मैं एक देख रहा हूं कि a और c इसमें आ रहा है वो 3 के बराबर है। इसी तरह 5b
माइनस डी, इसके करस्पॉन्ड कौन है? -7। इसी तरह 3a प्लस सी के करस्पॉन्ड क्या है? 7, वो यहां पे लिख दें। इसी तरह 3b प्लस डी, इसके करस्पॉन्ड क्या है? 2। लेकिन 0 के करस्पॉन्ड 0 है, 0 के करस्पॉन्ड 0 है, इनको इग्नोर कर दें क्योंकि इनसे हमने हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमें तो वैल्यूज चाहिए ए और सी की, बी और डी की, जो कि जिन जिन इक्वेशंस में ए सी आ रहा है, बी डी आ रहा है, उन इक्वेशंस को मैंने कैप्चर किया है और उनको सॉल्व करके हम ए बी सी डी की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। स्टूडेंट्स, इसका नाम इक्वेशन 1 रख लें, इसका नाम इक्वेशन 2 रख लें। हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई, दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं जिनमें ए और सी अननोन है। जैसे एक्स वाई हुआ करता था और हम दो इक्वेशंस को सॉल्व करते थे, बिल्कुल उसी पैटर्न से हम इनको सॉल्व करेंगे और ए और सी की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। सो माइनस का सी है, प्लस का सी है, इनको ऐड करने से सी कट जाएगा, यहाँ से ए फाइंड आउट हो जाएगा। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में ऐड करें जी, ऐड करते हैं। 5a एंड 3a कितना बनता है? 8। उसके बाद माइनस सी प्लस सी से कट गया, 7 और 3 कितना होता है? 10। ए की वैल्यू क्या आ गई? 10/8, जो कि 5/4 बनता है। तो स्टूडेंट्स, इस ए की वैल्यू, जो कि हमारा जो बेसिक रूल्स हैं वो यही हैं कि इस ए की वैल्यू को या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दें या इक्वेशन 2 में पुट कर दें, किसी एक इक्वेशन में पुट करें ताकि सी निकल आए। आपका क्या ख्याल है? किसी एक में पुट कर दें। पुट इन 1, पुट इन 1, 5a, उसकी वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद माइनस सी इज इक्वल टू 3। 5 5 द 25/4 माइनस सी इज इक्वल टू 3। सो माइनस के सी को आप इधर लें, प्लस का सी हो जाएगा, और 3 इधर लें तो 3 माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर एलसीएम 4 आ गया, 25 माइनस 4 3 द 12। सो यहाँ से सी की वैल्यू क्या आ गई? 25 में से 12 निकाल दें तो कितना आता है? मेरे ख्याल 13 आता है। तो ये 13/4 सी की वैल्यू आ चुकी है। तो चलते हैं नेक्स्ट। बिल्कुल यही प्रोसेस आपने इन दो इक्वेशंस के लिए करना है। आप इसका नाम इक्वेशन 3 रख दें, इसका नाम इक्वेशन 4 रख दें। चूंकि माइनस डी है, प्लस डी है, ये कट जाएंगे, तो आपने इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से उसको ऐड कर देना है। चूंकि ये डिफरेंट साइंस हैं, अगर तो ये सेम साइन होते तो फिर माइनस करते, अगर दोनों माइनस के होते तो फिर माइनस करते, चूंकि नीचे का साइन चेंज होके फिर कटना था, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। अब तो डिफरेंट साइन ऑलरेडी है, तो डिफरेंट साइन वैसे कट जाते हैं, तो हम इनको ऐड करेंगे। अगर ये डिफरेंट होते, यहाँ पर 1d, यहाँ पर 4d होता, तो फिर इसको 4 के बराबर करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करते। ये आपने पहले भी पढ़ रखा है। सो आज हम सिर्फ इनको प्लस करते हैं। 5 और 3 कितना होता है? 8b माइनस डी प्लस डी से कट गया। -7 + 2 कितना होता है? -5। यहाँ से b की वैल्यू क्या आती है? -5/8। सो इस वैल्यू को हम उसी तरह पुट करेंगे, किसी एक इक्वेशन में पुट कर लें। पुट इन 3 में पुट करें 5, b की वैल्यू क्या है? -5/8। उसके बाद आता है माइनस डी इज इक्वल टू -7। 5 5 ज़ा -25/8 माइनस डी इज इक्वल टू -7। तो चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप। डियर स्टूडेंट्स, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लें। 25/8 प्लस डी इज इक्वल टू -7। तो डियर स्टूडेंट्स, दोनों तरफ से माइनस कट गया, यहाँ पर बचता है 25/8 प्लस डी इज इक्वल टू 7। b की वैल्यू क्या आ गई? 7 में से 25/8 को हम उस साइड पे ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा। d की वैल्यू 8 एलसीएम, क्योंकि 7 के नीचे 1 है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इसको। 8 7 ज़ा 56 माइनस 25, तो 56 में से 25 निकालें, 31/8। सो अभी ये d की वैल्यू आ गई है, यहाँ पर b की वैल्यू आई थी, ये a की वैल्यू आ चुकी है और ये c की वैल्यू आ चुकी है। तो तमाम वैल्यूज a b c d की फाइंड आउट हो चुकी हैं। बिल आखिर हम 9 यहाँ पर a की वैल्यूज को समराइज करेंगे, a की वैल्यू को फाइनलाइज करेंगे। सो a की वैल्यू पुट करें। a की वैल्यू हमारे पास क्या है? 5/4,
और b की जगह पे उसकी वैल्यू लगाएं जो कि कितनी निकाली है, -5/8। उसके बाद c की वैल्यू है जो कि मैंने निकाली है 13/4। फिर यहाँ d की वैल्यू आएगी, तो d की वैल्यू मैंने निकाली है 31/8। इस तरीके से ये हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। तो आई थिंक सो ये क्वेश्चन आपको लगा होगा आसान। सिर्फ एक ही दफ़ा इसका कॉन्सेप्ट लेने की ज़रूरत है। कॉन्सेप्ट के बाद फिर आप इसको जो बेसिक रूल्स हैं उनके तहत हल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।